Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali and wish you all a very warm welcome to this beautiful sessions of Mazhar Ali lectures. एक और लेक्चर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का। ठीक है जी। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रही हुई जो करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है। आपको पता है इन दिनों हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। हमारी बात जो है फर्स्ट लेक्चर हमने लिया है उसके अंदर में डिस्कस किया था कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। साइंस की अलग अलग ब्रांचेस हमने डिस्कस की। देन हमने बायोलॉजी के बारे में बात की थी कि स्टडी ऑफ लाइफ, नॉट ओनली लाइफ, दोज नॉन लिविंग थिंग विच आर रिलेटेड समहाउ विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज ऑल्सो, these are also discussed under the biology section as well. We had also talked about life. What is the life? Life is a complex interaction of those molecules which have the ability to express or show themselves by showing particular type of chemical reactions. Then हमने characteristic of life start की थी। मैंने आपको बताया था लाइफ को डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है एज कम्पेयर टू उसको करेक्टराइज करना। ठीक है जी, करेक्टराइज करना थोड़ा आसान रहता है। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो जिन पर हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर ये फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, ये फॉलोइंग फीचर्स, ये फॉलोइंग खासियतें अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी चीज़ के अंदर मौजूद है तो जी वो लिविंग है। इनमें से कोई एक भी मौजूद होगी तो वो लिविंग होगी, और अगर इनमें से कोई भी उसमें मौजूद नहीं होगी तो उसको नॉन लिविंग जो है डिसाइड कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ करेक्टरिस्टिक की हमने बात करनी थी, जैसे कि वी हैड टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म, यस, वी हैड टॉक अबाउट ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर गोना टेक प्लेस इन अ लिविंग सेल। मेटाबॉलिज्म कुड बी एनाबॉलिज्म, इट कुड बी कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन व्हिच smaller molecule could combine together and give us a larger molecule. Catabolism is reverse to the anabolism because in which larger molecule is break into smaller molecule. Okay, we take the example of photosynthesis in due to understanding of by the understanding of this anabolism, and we take the example of respiration for understanding this catabolism. Yeah, then we talk about there are some pathways in which anabolism and catabolism occur simultaneously. This kind of reaction is amphibolic. Okay, and I love to mention the name example of cellular respiration. Okay, in cellular respiration we found there is anabolism and there is catabolism as well. So this kind of reaction is known as amphibolism. Yeah. Then we talk about development. मैंने बताया था सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो कि स्टार्ट होंगे एट द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉलोड होंगे बाय डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस और कल्मिनेट होंगे एट द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमने डाइजेशन की भी बात कर ली थी। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्जर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ब्रेक होते हैं इनटू स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। देन आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन ऑनवर्ड्स। नाउ एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर बनने वाले अनवांटेड जो वेस्ट हैं उनको रिमूव किया जाए। अब ये अनवांटेड वेस्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा लीवर और इसमें होने वाली कुछ साइकिल्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी कंपोनेंट हम लेते हैं उसके अंदर से हमें मेनली 4 तरह के बायोमोलिक्यूल मिलते हैं। 4 तरह के बायोमोलिक्यूल, वी गेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, जब ये कंपोनेंट हमें फूड से मिलेंगे तो ये ब्रेक होंगे फर्दर और इनसे एनर्जी मिलेगी और भी बहुत सारे पर्पसेस जो है सेल के अंदर परफॉर्म होंगे। इन पर्पसेस के रिजल्ट में, एनर्जी हासिल करने के रिजल्ट में बहुत सारे मेटाबॉलिक टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं विच मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जिनको बॉडी से रिमूव करना लाजमी होता है। ठीक है जी, हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं प्रोटीन की। हमारा बेलव्ड प्रोटीन, प्रोटीन वर्ड का मतलब होता है प्री एमिनेंट यानी फर्स्ट रैंक। ये टर्म जो है मेल्डर ने दिया था और ऑफिशियली इसे जो है वो बर्जिलियस ने यूज किया था। वेल, प्रोटीन जो है ये ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अमीनो एसिड, अगर हम टिपिकल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो एक अमीनो एसिड के अंदर एक तो कार्बन मौजूद होता है सेंटर में, और उसके साथ अटैच होता है एक हाइड्रोजन, और उसके साथ एक बिलव्ड आर ग्रुप, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेडिकल ग्रुप, एंड दिस COOH ग्रुप नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। डन। अच्छा, और साइड बाय साइड इसके साथ NH2, ये अमीनो ग्रुप भी अटैच्ड होता है, अमीनो ग्रुप। अच्छा,
अब जो भी फूड कंपोनेंट हम हासिल करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, दोनों कानों से बात सुननी है, वो ब्लड के थ्रू पहले जाते हैं हमारे बॉडी के सबसे बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन के पास, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लीवर। ठीक है जी, लिवर के पास, लिवर का काम होता है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करना। लिवर के अंदर चीजें ब्रेक भी हो रही होती है, जैसे कि प्रोटीन ब्रेक हुआ अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है। ये अमीनो एसिड जो है, इसमें से ये NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप दैट इज व्हाट कॉल्ड अमीनो ग्रुप, ये होगा यहाँ से रिमूव। ये अमीनो ग्रुप आगे जा करके इसको इसका साथी मिलेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन, और ये फॉर्मेशन करेगा एक टॉक्सिन कंपाउंड की, जिसे हम अमोनिया के नाम से जानते हैं। अमोनिया विच इज द डेडली पॉइजनस गैस। डन अमीनो, ये जो अमोनिया है, इसकी वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है। ऐसा क्यों, वो भी हम देखते हैं। अमोनिया, अमोनिया में अब बस इतना याद रखो कि एबिलिटी है टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी ज्यादा है। वाटर में ज्यादा सोल्यूबिलिटी होने की वजह से इसकी टेंडेंसी ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होकर के और डिफरेंट काइंड के डिजीजेस काज करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई बड़ा ही लाजमी है कि इस अमोनिया को ब्रेक फॉर्म होने के बाद बॉडी से रिमूव किया जाए। लिवर के अंदर ही एक साइकिल हो रही होती है जिसके अंदर ये अमोनिया जाएगा, और ये अमोनिया जाने के बाद एक और कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये यूरिया जो है, ये भी टॉक्सिक कंपोनेंट है, बट एज कम्पेयर टू अमोनिया ये लेस टॉक्सिन है। अमोनिया खतरनाक है। अमोनिया को रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, जो कि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल, खुश्की पर रहने वाले एनिमल रिमूव नहीं कर सकते। यूरिया जो है वो एज कम्पेयर टू अमोनिया कम टॉक्सिन होता है, और इसको रिमूव करने के लिए भी कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, यानी इतना जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये यूरिया यहाँ से बनने के बाद लीवर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड हेड के पास। हेड से जो है कि फिर ये ब्लड जो है लंग्स से होता हुआ फिर लेफ्ट हार्ट के पास, लेफ्ट हार्ट से होता हुआ ये ब्लड आकर के पहुंचेगा किडनी में। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि प्रोटीन ब्रेक हुए अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड जो है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज रेडिकल ग्रुप, देयर इज कार्बोक्सिल ग्रुप, देयर इज अमीनो ग्रुप। The removal of amino group, okay, and formation of ammonia is gonna take place within the liver. लिवर के अंदर ही ये अमोनिया कन्वर्ट होगा इनटू लेस टॉक्सिन फॉर्म यूरिया, और ये यूरिया जो है समहाउ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किडनी के पास, इतना याद रखना है। ठीक है, अमोनिया से यूरिया क्यों बना? क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, यूरिया को रिमूव करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस नाउ। ये जो यूरिया फॉर्म हुआ यहाँ पर, ये किडनी में आएगा, और किडनी जो है इसको यूरिन के फॉर्म में इस बिलव्ड यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर देगी। किडनी जो है यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर देगी। ठीक है, इस तरीके से ये जो वेस्ट बना था, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द अमोनिया, कन्वर्ट हुआ यूरिया में, और यूरिया जो है वो यूरिन के साथ रिमूव हो गया। सो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक waste from the body is what is called the excretion, which is a typical characteristic of living organism. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होगी एक्सक्रीशन वाली। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ ये 2 तरह के वेस्ट बताए हैं, ऐसे बहुत सारे वेस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में या फिर विद इन द ह्यूमन बॉडी भी बन रहे होते हैं। मैंने आपको अमोनिया का नाम बताया, यूरिया का बताया, इनके साथ साथ यूरिक एसिड भी सिंथेसाइज हो रहा होता है, हाइपोजिंथाइन फॉस्फेट भी सिंथेसाइज हो रहा होता है, केराटिन फॉस्फेट भी सिंथेसाइज हो रहा होता है। आपको ये सारी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं, आपके रेफरेंस के लिए बताते हैं। ठीक है जी, तो ये था एक्सक्रीशन। आगे बढ़ते हैं, ओस्मो रेगुलेशन देखें। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो वर्ड आया है ओस्मोसिस से, और रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि रेगुलेट करना। ठीक है जी, ओस्मोसिस जहां भी वर्ड आए तो आप समझ जाएं कि वाटर की बात हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ओस्मोसिस एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी एक ऐसा फिनोमिनन जिसमें वाटर मूव करे फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, इसकी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, ये ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। नॉट ओनली वाटर के साथ कुछ सॉल्ट्स भी हम देखने वाले हैं जिनकी कंसंट्रेशन मेंटेन होगी। अच्छा, ओस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होता है उसको भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम समझते हैं। डन। अच्छा देखिए क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हो गई कम। ठीक है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको दोनों कानों से बात सुननी है।
इसके अंदर अलग अलग सेंटर है। इट हैज थ्रिस्ट सेंटर प्यास के लिए, इट हैज हंगर सेंटर भूख के लिए, इट हैज ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ठीक है जी, जो कि वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाएंगे। ये इसके अंदर एरियाज होते हैं। सेंटर का मतलब ब्रेन का एक पार्ट, हाइपोथैलेमस, उसके स्पेशलाइज्ड एरियाज को हम सेंटर कह रहे हैं, क्योंकि ब्रेन ही सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। भूख को रेगुलेट करना, प्यास को रेगुलेट करना, वाटर की कंसंट्रेशन, आयन की कंसंट्रेशन मेंटेन करना ब्रेन का एक पार्ट होता है, और उसमें भी ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट हाइपोथैलेमस को ये काम दे दिया गया है। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस। ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, okay, it has satiety center as well. You not need to remember all these thing, okay, you need to remember this osmoregulatory centers. osmoregulatory center जो है इसका काम ये होगा कि ये डिटेक्ट करेगा वाटर के सॉल्ट, ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है। जैसे ही osmoregulatory सेंटर जो कि हाइपोथैलेमस में मौजूद है ब्रेन के अंदर, उनको पता चला कि ब्लड के अंदर वाटर कम है, ये एक स्पेसिफिक काइंड का केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी, स्पेसिफिक काइंड का केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। ये जो स्पेसिफिक काइंड का केमिकल है ये जाएगा किडनी के अंदर, ठीक है जी। किडनी दिख रही है ये आपको, किडनी के दो रीजन्स होते हैं, देयर आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। किडनी के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो जरूर याद रखिएगा, उन्हें हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरीके से हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है ना, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ब्रिक है ना, इसी तरीके से किडनी को बनाने वाले जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन, एक टिपिकल नेफ्रॉन अगर हम बाहर निकाल के जूम आउट करके देखें तो इस तरीके का टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग पार्ट हैं, आपको नहीं बताने वाला। होगा क्या कि आप याद रखें, जो केमिकल प्रोड्यूस करा था इस बिलव्ड हाइपोथैलेमस ने, ठीक है, वो आएगा और किडनी के एक खास पार्ट पर एक्ट करेगा और किडनी को कहेगा कि जी वाटर की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम हो गई है, आपके अंदर जितना भी वाटर है वो वापसी चाहिए ब्लड को, और वाटर जो है यहाँ से मूव करके शामिल हो रहा होगा ब्लड के अंदर। जब वाटर इस किडनी से निकल करके ब्लड में शामिल हो रहा होगा तो वाटर की कंसंट्रेशन जो ड्रॉप हुई थी वो लेवल हो जाएगी, ठीक है। और ये हीरोइक काम करवाने के लिए जो हमारा बिलव्ड ये केमिकल रिलीज हुआ है, इसको हम एडीएच के नाम से जानते हैं। एडीएच फुल फॉर्म लिखते हैं आपके लिए, जी हाँ लिख देते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर आप याद रख सकें तो जी वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके। एक बार ये पाथवे फिर से बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि ओस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर सॉल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन करना। वाटर की कंसंट्रेशन मैंने बताई है, सॉल्ट की किस तरीके से वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी, उसको डिटेक्ट कर लेगा हमारे ब्रेन का एक पार्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर अलग अलग मैंने आपको सेंटर बताया, देयर इज थ्रिस्ट सेंटर, देयर इज हंगर सेंटर, देयर इज ओस्मोरेगुलेटरी सेंटर, देयर इज सटाइटी सेंटर। हम यहाँ पर कंसर्न है ओस्मोरेगुलेटरी सेंटर से। ओस्मोरेगुलेटरी सेंटर का काम ये होता है कि जब कभी वाटर की कंसंट्रेशन में कमी या ज्यादती आए, उसको ये रेगुलेट करेगा। यहाँ पर कमी हुई है तो ये प्रोड्यूस करता है केमिकल जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये ब्लड के थ्रू जाएगा किडनी के नेफ्रॉन्स के पास और वहां से वाटर एब्सॉर्ब करवाएगा। अब इसकी रिवर्स कंडीशन आप सोच करके देखिए, ठीक है जी। यहाँ पे तो वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई थी, अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो क्या होता? तो वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती तो सारे सिनेरियो रिवर्स हो जाएंगे। अगर वाटर की कंसंट्रेशन होती ज्यादा तो एडीएच प्रोड्यूस होना सीज हो जाता, स्टॉप हो जाता। एडीएच प्रोड्यूस नहीं होता तो किडनी पर कोई एक्ट नहीं करता और ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है वो यूरिन की फॉर्म में लॉस हो रहा होता, इस तरीके से वाटर की कंसंट्रेशन जो है विद इन नैरो लिमिट मेंटेन रहती, ना वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती ना वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती, ठीक है जी। तो ये इस प्रोसेस को हम ओस्मोरेगुलेशन कहते हैं। ये मैंने आपको वाटर के बारे में समझाया, इसी तरीके से सॉल्ट के बारे में भी समझा देता हूँ, ठीक है। सॉल्ट जैसे कि सोडियम और क्लोराइड है, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ सोडियम की एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सोडियम बड़ी इंपॉर्टेंट आयन होती है हमारी बॉडी के अंदर। सोडियम ही इन्वॉल्व होती है नर्व इम्पल्स कंडक्शन में। इतना जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं ना, ये ब्रेन के अंदर सिग्नलिंग ट्रांसमिशन की वजह से होता है, जिसे हम नर्व इम्पल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड का प्रेशर, ब्लड का वॉल्यूम भी इसी सोडियम के रहमो करम पे होता है। तो सोडियम के और भी बहुत सारे काम हैं, मैं आपको सिर्फ ये कुछ बता रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है जी। तो ये काम है हमारे बिलव्ड सोडियम के, ठीक है, ये हीरोइक काम सोडियम के हैं।
अच्छा जी, अब सोडियम की कंसंट्रेशन भी लाजमी है कि एक ना लिमिट के अंदर रहे। से फॉर एग्जांपल सोडियम कम हो गया तो नर्व इम्पल्स, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम पर पड़ेगा इफेक्ट। ये बात भी जो है हमारे ब्लड ब्लड के थ्रू एक ऑर्गन होता है किडनी के ऊपर मौजूद जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है इस चीज को डिटेक्ट कर लेगा। एड्रिनल ग्लैंड भी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट काइंड का केमिकल प्रोड्यूस करेगा जिसे हम एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। एल्डोस्टेरोन अगेन अगर आप ये डिटेल ना याद रखें तो भी चलेगा। एल्डोस्टेरोन सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा दिमाग के कपाट तो खुले कि ये चीजें किस तरीके से होती हैं। एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन जो है ये आकर के हमारे किडनी के अगेन इसी ही पार्ट पर एक्ट करेगा और यहाँ से ज्यादा सोडियम को एब्जॉर्ब करवा कर ब्लड में शामिल करेगा। एक बार अगर सोडियम आयन एब्जॉर्ब हो गए ब्लड के अंदर तो इनकी कंसंट्रेशन हो जाएगी नॉर्मल। ठीक है जी, सेम सिनेरियो होगा जब सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसके रिवर्स होगा सब कुछ। ये एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, सोडियम की एब्जॉर्प्शन आना कैंसिल आउट हो जाएगी और जो है ज्यादा से ज्यादा सोडियम यूरिन की फॉर्म में आउट हो रहा होगा। ठीक है जी, तो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना ये ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। ठीक है जी, सो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ऑस्मोरेगुलेशन। जिनमें ऑस्मोरेगुलेशन होगी उनमें लाइफ होगी, जिनमें लाइफ नहीं होगी वो ऑस्मोरेगुलेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। अच्छा जी, हमारी बॉडी में तो किडनीज ये काम कर रही होती है ऑस्मोरेगुलेशन का। अब तक मैंने आपको समझाया क्या है, सिर्फ एक्सक्रीशन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या है। इसका मतलब है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन विद इन नैरो लिमिट। दोनों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप की फिजियोलॉजी है जो मैंने आपको समझाई है। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, आपके दिमाग के कपाट खुल जाएंगे। डन। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो वर्ड आया है हीट से। हीट, रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना, हीट और टेम्परेचर भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट करना, यानी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करना। हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37 सेंटीग्रेड, जिसे हम 98.4 फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आपको आपको पता है कि एनिमल में से हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर किसका होता है? ठीक है जी, पता है आपको किसका होता है? बर्ड्स का होता है सबसे हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर। क्या है? अच्छा, ये 37 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इसमें इंक्रीमेंट आ गया या थोड़ा टेम्परेचर कम हो गया तो सही नहीं होता। ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। एंजाइम, व्हाट आर द एंजाइम? दे आर द बायोकेमिकल, दे आर द बायोकैटालिस्ट व्हिच हैव द एबिलिटी टू स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस। एंजाइम बढ़े हुए टेम्परेचर के सेंसिटिव होते हैं। बढ़ता हुआ ये टेम्परेचर एंजाइम को कंप्लीटली डीनेचर कर सकता है। सेम गोस फॉर दी टेम्परेचर, अगर लोअर डाउन हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। दोनों कंडीशन कहने का मकसद है खतरनाक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे हम थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। इसको भी कौन परफॉर्म करेगा? अगेन ये भी काम जो है हमारे ब्लड हाइपोथैलेमस ही कर रहा होगा। हाइपोथैलेमस के अंदर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर भी होते हैं, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होते हैं, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। दोनों कानों से बातें सुननी है। थर्मोरेगुलेटरी सेंटर का काम ये है कि जब कभी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ गया या कम हो गया तो उसको नॉर्मल करना। से फॉर एग्जाम्पल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? गर्मियों के दौरान जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, हाइपोथैलेमस उसे डायरेक्ट कर लेगा और वो हमारे स्किन को कमांड भेजेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करो विद द हेल्प ऑफ स्वेट ग्लैंड। ठीक है जी, स्वेट ग्लैंड, हमारी स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं। ठीक है, जब हम स्किन की बात करेंगे तो मैं आपको अलग अलग लेयर्स बताऊंगा। देयर इज एपिडर्मिस, देयर इज हाइपोडर्मिस एंड देयर इज एपिडर्मिस, देयर इज डर्मिस एंड देयर इज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो है इसके अंदर फ्लैट सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो ये डर्मिस है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, इसके अलावा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, बहुत सारी चीजें हैं। स्वेट ग्लैंड जो है इनको हम सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहते हैं, सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहा जाता है, सुडोरीफेरस ग्लैंड। अच्छा जी, इनका काम ये है कि ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और बॉडी पर कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ड्यूरिंग हायर टेम्परेचर, या जब सराउंडिंग में टेम्परेचर ज्यादा होता है या बॉडी में हीट ज्यादा है तो स्वेट ग्लैंड ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करेंगे सो दैट बॉडी पर एक कूलिंग इफेक्ट पड़े। दूसरा काम ये होगा कि वो ब्लड वेसल्स जो कि स्किन को सप्लाई हो रही हैं, वो ब्लड वेसल्स जो स्किन को सप्लाई हो रही हैं उनका डायामीटर जो है वो बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल का डायामीटर इस तरीके से बढ़ना वेजो डायलेशन कहलाता है।
वेजोडाइलेशन कहलाता है। क्या होगा इस वेजोडाइलेशन से? जब ज्यादा ब्लड वेसल जो है कि ओपन होगी तो ज्यादा ब्लड आएगा, और जब ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा हीट जो है वो बॉडी से लॉस हो जाएगी। जब हीट लॉस हो जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट हो जाएगा। ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं ड्यूरिंग हायर बॉडी हीट। अच्छा जी, उसके अलावा ये आपको क्या दिख रहा है, ये मैंगो लाइक स्ट्रक्चर, ये है हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स ये स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे डर्मिस लेयर के अंदर। हेयर फॉलिकल्स से अराइज हुए होते हैं हमारे बिलव्ड हेयर। ठीक है जी। अच्छा, गर्मियों के दौरान क्या होगा कि हेयर जो है वो फॉल हो जाएंगे, हेयर इस तरीके से फॉल हो जाएंगे। हेयर का फॉल होना, हेयर का इरेक्ट होना, इससे क्या होता है, देखें जब हेयर इरेक्ट होते हैं ना तो इन पर एक थिन लेयर ऑफ एयर एग्जिस्ट कर जाती है। ये थिन लेयर ऑफ एयर जो है हीट को बॉडी से लॉस नहीं होने देती। अगर हेयर जो है वो इरेक्ट होंगे तो ये लेयर बनी भी होगी, हीट लॉस नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा, अगर ये हेयर फॉल हुए हुए होंगे तो हीट लॉस जो है वो हीट लॉस जो है वो होता रहेगा, हीट लॉस जो है वो होता रहेगा। डन। तो इस तरीके से हायर बॉडी टेम्परेचर में स्वेट ग्लैंड जो है वो ज्यादा स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट कर जाएंगे सो दैट ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो, और जो हेयर फॉलिकल है उनसे हेयर फॉल हो जाएंगे। कौन करवा रहा है? हमारा बिलव्ड हाइपोथैलेमस करवा रहा है। इसके अपोजिट होगा जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी हीट बॉडी में कम होगी, स्वेट ग्लैंड कम स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, लेस स्वेट। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल इस तरीके से नेरो हो जाएंगी, और ब्लड वेसल का इस तरीके से नेरो होना वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी सो दैट कम से कम हीट लॉस हो और हीट रिटेन हो जाए, बॉडी से हीट लॉस ना हो। इसके अलावा हेयर भी जो है वो इरेक्ट हो जाएंगे सो दैट ये थिन फिल्म ऑफ एयर या थिन लेयर ऑफ एयर को ट्रैप कर लें ताकि हीट का लॉस कम से कम हो जाए। इतनी जो कहानी मैंने कही वो आपके सामने यहाँ मौजूद है। If temperature is high, so what will happen? Sweat gland produce more sweat, vasodilation occur, and there is hair fall. Hair becomes fall. If temperature is low, then less sweat is gonna produce. Vasoconstriction is seen over there, and hair become erect, so that they can trap a film of air and minimize the loss of heat. Done. So ये कहानी थी जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। ठीक है जी। सो टेम्परेचर को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन अ नैरो लिमिट इज व्हाट इज कॉल्ड द थर्मोरेगुलेशन। इसके लिए जो स्ट्रक्चर है मैं आपको बार बार कहूंगा, हाइपोथैलेमस, याद करिएगा। कोई चीज भी एक्स्ट्रा नहीं बताई जा रही, सिर्फ 2-4 लाइनें आपको ज्यादा बताई जा रही हैं। हमारी बुक में सिर्फ टर्म दिए गए हैं, हमारी बुक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने का काम हम आपके लिए कर रहे हैं। वेल, आगे मूव करते हैं। अब आ रहे हैं इजी टर्म, जैसे कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन का मतलब ये है, मूवमेंट जो है एक जनरल टर्म है। जब हम बॉडी के किसी ऑर्गन को मूव करवा रहे होते हैं, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर भी की जा सकती है, दोनों कानों से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं भी कवर की जा सकती। अगर मैं यहाँ से उठ करके यहाँ चला तो ये भी मूवमेंट है, और अगर मैंने यहाँ खड़े खड़े अपने बॉडी के ऑर्गन्स को इस तरीके से मूव किया तो ये भी मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन इससे मुख्तलिफ होता है। लोकोमोशन ये एक टाइप हो जाती है मूवमेंट की, जिसमें ये मस्ट है कि ऑर्गेनिज्म एक जगह से उठ करके दूसरी जगह मूव करे। ठीक है, मूवमेंट की एक और एग्जांपल भी लेते हैं। प्लांट जो है उन पर सनलाइट पड़ेगी तो वो उस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, ये भी मूवमेंट है। इसमें प्लांट ने अपने ऑर्गन को ग्रो किया लेकिन कोई डिस्टेंस तो कवर नहीं किया ना, ये मूवमेंट है। हम यहाँ से उठ करके दूसरी जगह जाएं, ये मूवमेंट है। ठीक है जी, हम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को यहाँ खड़े खड़े मूव करवाएं तो ये भी मूवमेंट है। लेकिन जब कभी मूवमेंट इस तरीके से हो रही हो कि ऑर्गेनिज्म डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है जी, तो उसे लोकोमोशन कहा जाता है। ये थिन लाइन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, जो आपको जरूर याद रखना है। सो चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी with or without covering distance is what is called the movement that we have. Movement or change the position of body from one point to another is what is called the locomotion. इस तरीके से कह सकते हैं locomotion is the case or a type of what the movement that we have. In this way, up to now I had taught you about the excretion, osmoregulation, thermoregulation, movement and locomotion. जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक ये मैंने बताई हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में जिन चीज़ों में कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो लिविंग है, जिनमें नहीं होंगी वो लिविंग नहीं है, उनमें लाइफ नहीं है। डन, आगे मूव करते हैं। एक टर्म है, समझते हैं हम, रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? देखें, ये आपके सामने बिलव्ड लंग्स बनाए गए हैं, ये जो है आपके सामने लंग्स मौजूद हैं। ठीक है जी, ये जो है वो हार्ट है, एंड देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि ये ब्लड वेसल है।
और ये एक टिश्यू की एग्जाम्पल लेकर के एज अ मसल एज अ टिश्यू एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या होता है कि हम जो एयर इनहेल करते हैं, एयर जो हमने इनहेल की, एयर इनहेल करने के बाद इसके अंदर से हम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट से होता हुआ ये जो है आगे ट्रांसपोर्ट होगा और टिश्यूज में जाएगा। टिश्यूज में ये ऑक्सीजन होगा यूटिलाइज किस प्रोसेस के अंदर, देखें हमें हमारे टिश्यूज को एनर्जी की नीड होती है और एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। दोनों कानों से बातें सुननी है। ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होगा और हमें प्रोवाइड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से हम हमारी जो एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है इस एनर्जी प्रोडक्शन वाले प्रोसेस के अंदर, ये आगे जाएगा हार्ट में, हार्ट से ही वापसी लंग्स में और लंग्स से फिर थ्रू एयर बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पूरे के पूरे ये सिक्वेंशियल इवेंट जिसमें ऑक्सीजन आया, एब्जॉर्ब हुआ, टिश्यूज तक पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुआ, बॉडी से रिमूव हुआ, ऑक्सीजन की आमद और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट, ऑक्सीजन की इन और कार्बन डाइऑक्साइड की आउट, इस पूरे प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहा जाता है। देखें मोर प्रिसाइजली इसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहना चाहिए, सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है जी। अच्छा, सेलुलर रिस्पायरेशन एक और टर्म भी होता है यहाँ पर साइड बाय साइड जिसे हम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं, ब्रीदिंग के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, ब्रीदिंग इसे वेंटिलेशन भी कहा जाता है, वेंटिलेशन। अच्छा जी, ब्रीदिंग का मतलब क्या है? ब्रीदिंग का मतलब ये है कि ये जो एयर अंदर आई थी और ये जो एयर बाहर आई है, ये जो एयर अंदर आई है और ये एयर बाहर वापसी आई है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। यानी एयर का हमारे एनवायरनमेंट और हमारी बॉडी के दरमियान सिर्फ एक्सचेंज होना, बॉडी में आना और बॉडी से जाना, ये सिर्फ ब्रीदिंग है। लेकिन रिस्पायरेशन इज समथिंग मोर। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन आएगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड के थ्रू टिश्यूज में जाएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, फिर वो रिमूव होगा। समटाइम हम रिस्पायरेशन को और ब्रीदिंग को कंफ्यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ब्रीदिंग जो है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, जबकि रिस्पायरेशन में कैसा कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसमें ऑक्सीजन आया, एब्जॉर्ब हुआ, टिश्यूज तक गया और वहां से बॉडी से रिमूव हुआ। और देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वही रिस्पायरेशन को कैरी आउट कर रहे होंगे और उनके अंदर लाइफ मौजूद होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब तक एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ये समझ लिया है। उसमें रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन विद इन अ बॉडी, जिसके लिए किडनी रिस्पॉन्सिबल है। थर्मो रेगुलेशन, जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथायरमस। ठीक है जी। और मूवमेंट और लोकोमोशन, रिस्पायरेशन में क्या फर्क होता है, ये चीजें समझ ली हैं। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। नाउ इरिटेबिलिटी की बात करते हैं। इरिटेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देखिए, जब हम आगे चल के फर्स्ट ईयर क्लास में जब बात करेंगे एनिमल किंगडम की, तो आप वहां पे देखोगे कुछ एनिमल इतने तो सिंपल एनिमल्स हैं। आई लव टू मेंशन द नेम ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस शायद ही आपने नाम सुना हो। स्पॉन्जेस ये समुद्र की तह में मौजूद होते हैं ज्यादातर, कुछ मीठे पानी में भी मौजूद होते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस को देख करके आप नहीं कहोगे कि ये एनिमल है, क्योंकि इनका जो एडल्ट है वो सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब अनएबल टू मूव होता है। तो अगर एनिमल कोई मूव नहीं करेगा तो हम वही कहेंगे कि तो ये तो एनिमल ही नहीं है। लेकिन इससे अब एनिमल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इरिटेबिलिटी और एनिमल वाली फीचर्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट पहले इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते ही नहीं थे, लेकिन ड्यू टू दिस इरिटेबिलिटी इसको लिविंग माना जाता है। कौन सी इरिटेबिलिटी है इसके अंदर जब कभी ये ऐसी चीज महसूस करता है कि जो उसको खतरा पहुंचाए, ये अपने साइज में रिडक्शन ले आता है, ये अपने साइज को छोटा कर लेता है। साइज से छोटा करने का मकसद यहाँ पे ये है कि एक तरीके से छुपने की कोशिश करता है अपने खतरे से। ठीक है, बच पाएगा या नहीं बच पाएगा वो तो इसका नसीब। ठीक है, लेकिन अपने खतरे से बचने की कोशिश तो की ना, इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए ना, तो इसने भी कोशिश की। कोशिश जब कोई करेगा ऐसी काइंड की चेंजेस शो करेगा खतरे के अगेंस्ट या किसी भी काइंड के अगेंस्ट, उसे हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। इरिटेबिलिटी का मतलब यह है कि किसी भी चेंज का रिस्पॉन्स देना। से फॉर एग्जाम्पल गर्मी बढ़ जाती है तो हम ठंडी जगहों पे जाते हैं, ये भी एक टाइप की इरिटेबिलिटी है। डियर जो है वो लॉइन को देख करके भाग जाती है, ये भी एक इरिटेबिलिटी है। हम जो फ्रेग्रेंस जो है कि सूंघते हैं तो हमें अच्छी लगती है, ये भी एक टाइप की इरिटेबिलिटी है। तो जितने भी काइंड के चेंजेस हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनका रिस्पॉन्स देना,
इरिटेबिलिटी कहलाता है। अब वो रिस्पॉन्स जो पॉजिटिव वे में होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डन। अच्छा, आगे चलते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इरिटेबिलिटी जरूर होगी। एक टर्म और भी होता है इरिटेबिलिटी के साथ, सेंसिटिविटी। ठीक है जी, सेंसिटिविटी का मतलब सिर्फ ये है, इरिटेबिलिटी सिंपल है। देखिए, अब बात हुई तो मैं आपको बता देता हूँ। इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि डियर ने लॉयन को देखा, जस्ट ये इरिटेबिलिटी हो गई। लेकिन सेंसिटिविटी समथिंग मोर। सेंसिटिविटी में डियर ये परसीव करेगी कि ये लॉयन है, ये मेरे लिए खतरनाक है, मुझे भागना चाहिए। ये होती है सेंसिटिविटी। हमने फ्रेग्रेंस सूंघी, ये इरिटेबिलिटी है। लेकिन फ्रेग्रेंस आपको अच्छी लगी, आपको उससे एलर्जी हो गई, आपको वो पसंद नहीं आई, ये एक सेंसिटिविटी होती है। इस एनिमल ने इस डेंजर को देखा, ये इरिटेबिलिटी है। इसने अपना साइज रिड्यूस किया, बॉडी से वाटर को निकाला, ये इसकी सेंसिटिविटी है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहा होता है। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन, इट कुड बी असेक्सुअल, इट कुड बी सेक्सुअल। Asexual reproduction is the type of reproduction in which only one individual is required. Okay, there is no any kind of distinction like mother and father. In case of sexual reproduction, there is two individuals are required. One is mother and other is father. Okay जी, so ये जो है कि रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन के आगे बात हम डिटेल से करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रिप्रोडक्शन जो परफॉर्म करेगा उनके अंदर लाइफ है, जो रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा समझ लीजिए उनके लिए लाइफ, उनके अंदर लाइफ नहीं है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। एजिंग। एजिंग बहुत ही कड़वा सच हमारी जिंदगी का। एजिंग, एजिंग की डेफिनेशन क्या है, पहले मैं वो लिख देता हूँ। एजिंग इज अ प्रोग्रेसिव स्लो स्लो यानी डिटोरिएशन यानी खराबियां ऑफ बॉडी फिजियोलॉजी। बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी की फंक्शनिंग। ये जो इतनी कहानी मैंने आपको बताई ना कि एक्सक्रीशन में रिमूवल ऑफ मेस्ट हो रहा होगा, फिजियोलॉजी है। वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन हो रही होगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन हो रही होगी, फिजियोलॉजी है। टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होगा, फिजियोलॉजी है। जब कभी इस फिजियोलॉजी में स्लोली फर्क आ जाए या तब्दीली आ जाए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एजिंग दैट वी हैव। एजिंग की स्टडी को हम जीरोंटोलॉजी कहते हैं। जीरोंटोलॉजी, जीरोंटोलॉजी। एजिंग एक ऐसा कड़वा सच है हमारी जिंदगी का, जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको छुपाया जरूर जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कॉस्मेटिक, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइज। एजिंग के फैक्टर, एजिंग काज करने के जो फैक्टर हैं वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर टू काइंड ऑफ फैक्टर विच आर गोना रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग एजिंग। देयर इज जेनेटिक फैक्टर, ओके, एंड देयर इज एनवायरमेंटल फैक्टर एज वेल। ठीक है जी, ओके जी। जेनेटिक फैक्टर कौन कौन से होंगे? जेनेटिक फैक्टर जैसे कि जीन्स का, बढ़ती उम्र के साथ जीन का लॉस हो जाना। जीन्स क्या होते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए की वो खास सीक्वेंस जो कि प्रोटीन के लिए कोड करती है, उसे हम जीन कहते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जीन के लॉस होने के, जीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जेनेटिक फैक्टर विच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर एजिंग। एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर रेडिएशन, एक्सरसाइज ना करना, बैड हैबिट, बैड कंपनी, एडिक्शन। ठीक है जी, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो बंदे को एजिंग की तरफ ले जाते हैं उम्र से पहले। ठीक है जी, उम्र से पहले। और जिसमें एजिंग होगी तो उसमें लाइफ है, जिसमें एजिंग नहीं होगी तो उनमें लाइफ नहीं है। डेथ की बात करते हैं। डेथ वेरी वेरी एस्पेक्ट ऑफ टुडेज क्लास, डेथ। ठीक है जी, डेथ। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ ऐसी केसेस हम देखते हैं मूवीज वगैरह के अंदर कि जिनको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि जी इनमें लाइफ नहीं है, वो जिंदा हो जाते हैं। ठीक है जी, ये कोई एक मैजिक, कोई एक जादू नहीं है। ठीक है जी, डेथ जो है, डेथ का मतलब ये है कि बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग का स्टॉप हो जाना। डेथ दो तरीके की होती है, देयर इज बायोलॉजिकल डेथ एंड देयर इज क्लिनिकल डेथ। इट वर्थ टू बी राइट ओवर देयर, बायोलॉजिकल डेथ एंड क्लिनिकल डेथ। देखिए, क्लिनिकल डेथ तो वो होती है जो डॉक्टर हमें बताते हैं। ठीक है जी, डॉक्टर जो है पहले पल्स चेक करेगा, पल्स रेट स्टॉप, ये क्लिनिकल डेथ है। हार्ट बीट करना स्टॉप, क्लिनिकल डेथ है। प्यूपिल जो होता है, आई, हमारे आई जो है, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का जो अपर्चर है, सेम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल जब फैल जाए, ठीक है, और लाइट का रिस्पॉन्स ना करे, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि अब ये इंडिविजुअल जिंदा नहीं है। ये होती है क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ से इंसान को जिंदा करना पॉसिबल होता है, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ से जिंदा करना पॉसिबल नहीं होता। बायोलॉजिकल डेथ का मतलब ये है कि बॉडी के जो ब्रेन जो है वो ज़्यादा हद तक डैमेज हो चुका होगा,
हार्ट का मेजर पोर्शन डैमेज हो चुका होगा, ब्रीदिंग रेट बिल्कुल ही स्टॉप हो चुका होगा। ठीक है जी। क्लिनिकल डेथ के अंदर कुछ चांसेस होते हैं कि ब्रेन के कुछ पार्ट बचे हुए हो, ठीक है जी, है कुछ ना कुछ हेड का पार्ट बचा हुआ हो, कुछ ना कुछ ब्रीदिंग रेट जो है, कुछ ना कुछ ब्रीदिंग रेट जो है वो कंट्रोल हो सकता हो, अलविलाई कंप्लीटली ब्रेक ना हो। ठीक है जी। तो क्लिनिकल डेथ का मतलब ये है कि जब पल्स स्टॉप हो जाए, हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, ब्रीदिंग रेट स्टॉप हो जाए। क्लिनिकल डेथ से तो इंसान बच सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल डेथ से इंसान बच नहीं सकता। और इसके साथ साथ हमारी जो ये कैरेक्टरिस्टिक थी लाइफ की वो एंड होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बातें जरूर समझ में आएंगी। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज।